इनहेरेंट सेफ्टी को क्या होती है, चलो वो डिफाइन कर दो। या चलो चेंज कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, यूरिया का प्लांट है, मैं इसको कब कहूँगा कि इनहेरेंटली सेफ है? क्या चीज में कर दूं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट? ये टर्म आजकल यूज होती है ना, इनहेरेंटली सेफर प्लांट्स। चलो ठीक है बच्चे, ठीक है, गुड हो, सही है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह। हेलो, थैंक यू उमर भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ये पैसे कोई नहीं लगने, तेज बच्चे हैं, पैसे कोई नहीं लगने। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं गया ही उसके बाद ही वालेकुम सलाम। इसलिए जल्दी किया ऑनलाइन क्लास की थी, मैं गया भी उसी को पढ़ना। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं फिर ना बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये बाकी क्लास भी ज्वाइन कर लेना, फिर प्रॉपर लेक्चर शुरू करते हैं। वालेकुम सर। ये नजर साहब की क्लास का लिंक नहीं था सर। नहीं यार, आप ना, मैंने आपको मैसेज भी किया है, ये आप लोग लीव कर जो ना, सबको खुद ही बाद में क्लास लेंगे। ठीक है अबू रेरा? क्या बता रहे आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है? CR अब्दुल मुनीम? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। शुक्र है। ये आप किस तरह आप सब, मैंने आपको बताया था कि चैट बॉक्स में अपनी वो रोल नंबर और नाम लिख दें, या रोल नंबर सिर्फ लिख दें पूरी क्लास जी में? सर, जी सर, लिख रही है सर। सबको लिख लो, जिसका नहीं होगा ना, इसका मतलब उसकी एब्सेंट है। ठीक है, आपको टाइम, ओके गुड। अब्दुल मुनीम, आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़रा रीड करो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग, ये किस स्लाइड की स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो अब्दुल मुनीम? काइंडली अपना जो माइक्रोफोन है उसको ना आप लोग म्यूट पे कर दो। हेलो अब्दुल मुनीम? जी सर। आपका ये जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल स्टैकोमेट्री 2, इसकी क्लास सेपरेट है और लैब भी सेपरेट है। यानी आपकी जो लैब है ना, वो एज अ सब्जेक्ट होगी, उसकी एवेल्यूशन टोटल सब्जेक्ट से डिफरेंट होगी। ठीक है, जी सर।
यार क्लास को बता दिया करो ना, एक साथ ही वो ज्वाइन कर लिया करें। मैं नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट पहले आपको वो क्लास कोड जो है ना वो शेयर कर दिया करूँगा। सर हमारी इससे पहले क्लास हो रही होती है ना असल में, तो अभी अच्छा वो खत्म हुई है अच्छा, बिल्कुल। 9:30 पे एंड हुई है। जी सर। ठीक है। अच्छा, हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। कि जो सबसे पहले मैं ना आपको जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो OBE सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम प्रॉपर लेक्चर शुरू करेंगे। ये आउटकम बेस्ड मेरे ख्याल में मेरी जो आवाज़ है ना वो सबको क्लियर है। किसी को जी अगर सर क्लियर है। आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही प्रॉपर, या आवाज़ जो है ना वो उसकी जो पिच है ना वो लो है, तो वो बता दे काइंडली, चैट बॉक्स में वो बता दें। तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो OBE सिस्टम है, इंशाल्लाह जब आप लोग पास आउट होंगे तो आई गेस के आपके जो फर्स्ट इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन होगा, इज़ योर डिग्री एग्रीडेड विद OBE सिस्टम और नॉट। उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे या जहाँ भी आप अप्लाई करोगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ना, PEC नंबर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो जहाँ भी अभी आप अप्लाई करते हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे आपको PEC नंबर आपका या कार्ड का जो वो है वो मांगते हैं। इसी तरह OBE सिस्टम का भी जब तक आप लोग पास आउट हो जाओगे तब तक ये भी नेसेसरी हो जाएगा। OBE is a process that involves assessments and evaluation practices in education to reflect the attainment of expected learning objectives and showing masterly in the program area। ठीक है। एक्चुअली ये OBE सिस्टम क्या है, असेसमेंट्स है। जैसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, आपका उसमें आप ज़रा अपनी थिंकिंग यूज़ करते हो कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है आपका, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, IQ जो टेस्ट होते हैं। OBE सिस्टम भी सेम काइंड ऑफ इंजीनियरिंग में वो टेस्ट की एक प्रैक्टिस है कि जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल दिया जाता है कि भी आपने मटेरियल बैलेंस का लगाना है, मैथ्स इन इज इक्वल टू मैथ्स आउट। अगर आपके पास स्टडी स्टेट सिस्टम है, अगर वहाँ पे अगर कोई आपका जो इंस्ट्रक्टर है या लेक्चरार है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई कर दे, यानी अगर आपको एक जगह पे मैथ्स नहीं देता, दूसरी साइड पे मैथ्स दे देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जो अपने अदर इन्फॉर्मेशन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से डिटेक्ट करते हो, तो आप उसी OBE सिस्टम के तहत आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हो। अब एक्चुअली ये है, इसमें डिफरेंट इनमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव आ गया, आपका आउटकम्स क्या हैं। अब्दुल मुन्निम, आपको ये कर्सर शो हो रहा है जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? जी सर शो हो रहा है। ओके। इसके बाद है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपका। इसके बाद असेसमेंट्स है, और असेसमेंट्स के बाद फिर आप उसको एवेल्युएट करते हो, एवेल्यूएशन है। तो एक्चुअली इनका जो हमारे पर्पस होता है, कॉमन टर्म्स फॉर सेम कंसेप्ट, उसके लिए आप जो कॉमन टर्म्स यूज़ करते हो, यानी मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो आपके व्हाट आर योर गोल्स एंड आउटकम्स। ठीक है। अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर स्टैंडर्ड्स, ये फर्स्ट 11 to 15 रोल नंबर में से कोई बता दे। व्हाट आर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है किसी भी सिस्टम के लिए, ये स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? हेलो, ये क्या नाम है, रोल नंबर 11 क्या है उसका? 11, 12, 13, एनीवन? इसके बाद जो लास्ट 5 हैं उनमें से कोई बता दे। चलो, एनी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है, बताता है, तो बाकी ने उसको सुनना है। अब्दुल मुन्निम, आवाज़ आ रही है? जी सर। व्हाट आर सर स्टैंडर्ड? ये
सर स्टैंडर्ड यही होता है कि भाई स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने करना क्या है आगे, तो उसी को ये किस्म का स्टैंडर्ड कहते हैं। तो आपके टिकटॉक स्टैंडर्ड्स क्या हैं? सर वो तो एक ऐसे तो कोई और एक बता दे, खान कोई और बता दे, कोई और बता दे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। गर्ल्स में से कोई बता दे। हेलो। सर स्टैंडर्ड ये होता है ना कि आपका एक लेवल होता है, आप क्वालिटी के किसी क्वालिटी का जो लेवल रखते हैं या किसी अटेनमेंट का जो लेवल रखते हैं उसको आप स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके फाइन। अब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं आपके पास। आप रूब्रिक्स क्या बनाते हैं? रूब्रिक्स आप लैब रूब्रिक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने लैब रूब्रिक्स में कि मैं अगर कॉपी अगर बच्चा नीट एंड क्लीन लेके आता है, एक्सपेरिमेंट सही लेके आता है, रिजल्ट सही लिखता है, कैलकुलेशन सही लिखता है, तो उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट मार्क्स हैं रूब्रिक्स में। आपने देखा था ये रूब्रिक्स? अब ऐसा तो नहीं है हर बच्चे को सेम मार्क्स मिले अगर वो एक ही एक्सपेरिमेंट लिख रहा है। अब कोई अपनी किसी की राइटिंग अच्छी होती है, कोई जो इंस्ट्रक्टर आपको गाइडलाइंस देता है उनको फॉलो कर रहा होता है, अगर वो स्टूडेंट को एक स्टूडेंट सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसकी राइटिंग भी ठीक है, तो उसका जो परफॉर्मेंस रूब्रिक्स में जो उसकी जो एवेल्यूएशन है वो सबसे अच्छी होती है, जो कि बाकियों की उससे थोड़ी लो होती है। अब ये है ओबी लीड्स टू इम्प्रूव्ड लर्निंग। और ओबी सिस्टम आपको पढ़ाने का क्या पर्पज़ है? हालांकि आप ऐसे भी आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिल रही थी और आपको जो है ना आप ऐसे भी इंजीनियर बन रहे थे, आपको इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब मिल रही थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी जॉब आपको अवेलेबल थी। व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ ओबी सिस्टम? इट इम्प्रूव्स योर लर्निंग, how a teacher guides you, how instructor teaches you, it improves your learning ability. Increase institutional effectiveness, कि आपकी कि actually if a OB system is implemented in a good way, अगर आपके इंस्टीट्यूट में OB सिस्टम को बेस्ट वे में किया जाता है, अच्छा तो ये जो आपके पास इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस है, अब ऐसे है कि जब आप लोग व्हेन यू विल बी ग्रेजुएटेड एंड एवरीवन विल हैव अ डिग्री, बीएससी डिग्री एंड विद पीसी नंबर एंड ओबी एक्रेडिटेशन रिजल्ट शीट, देन आपकी जो रिजल्ट शीट होगी ना ओबी वाली, ये बताएगी कि ये हर इदारे ने इस इदारे ने कितने पीएलओ अटेनमेंट कितने परसेंटेज की है। अदर सम यूनिवर्सिटीज़ में 90% अटेनमेंट होगी, किसी में 90 बिलो 90 होगी, किसी में अबव 90 होगी। तो ये जो परसेंटेजेस होंगी पीएलओज की, सीएलओज की, और आपका जो इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें ऑल दीज विल फेवर्स यू। व्हाट इज़ द एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, कि इसमें जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना, कैलकुलेशंस वगैरह, ये आपकी ओबी सिस्टम से इंक्रीज हो जाएंगे। अब बेनिफिट्स ऑफ ओबी सिस्टम, मोर डायरेक्टेड एंड कोहेरेंट करिकुलम, यानी जो करिकुलम का मतलब है जो आपको जो कोर्स कंटेंट बताए जाते हैं, जो सब्जेक्ट्स हम बताते हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना, ये करिकुलम है आपका सिलेबस, एजुकेशनल सिलेबस। तो आपका ये इस ओबी सिस्टम की वजह से आपका ये बहुत ही डायरेक्टेड हो गया है, मतलब बहुत ही उसको क्या कहते हैं, सॉलिड हो गया सिलेबस आपका। ग्रेजुएट्स विल बी मोर रेलिवेंट टू इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी जो अभी रिसेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो डिमांड होती है, इंडस्ट्री को डिमांड होती है ग्रेजुएट्स की, तो वो यही है कि वो ज़रा ओबी सिस्टम के ऊपर ही उनकी अंडरस्टैंडिंग इन अ बेस्ट वे होनी चाहिए।
CQI जो आपकी कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस है वो इससे इन्हेंस हो जाता है। अब इसमें 3 डोमेन्स हैं आपकी लर्निंग की ओबी सिस्टम में। अब जो अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरी की डोमेन्स वो कॉग्निटिव डोमेन्स में आ जाती हैं। इसको हम मेंटल स्किल्स कहते हैं ना, कि आप माइंड से जो चीज़ें बता रहे हो तो मेंटल स्किल्स आपकी क्या क्या हैं। दूसरी है आपके पास साइकोमेट्रिक डोमेन्स, जो आप लैब में जितने भी परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, जैसे एक स्टूडेंट जो है ना इक्विपमेंट को ऑन करता है, चलाता है, उसकी रीडिंग्स लेता है, ये सारी यू आर हैंड डूइंग विद हैंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डूइंग विद हैंड्स, ये हैंड्स के साथ, यानी आप जो विद यूर मैनुअल और फिजिकल स्किल्स जो आप यूज़ कर रहे हो। तो एट द एंड है इफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स एंड, इसमें आपकी जो मूड्स वगैरह डिपेंड करता है, ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज के। इससे अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे को जब एक लैब में लैब इंजीनियर या इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पूछता है तो अगर उसको नहीं आता तो वो हैपर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर उसको नहीं आता तो ये वो उसका सॉरी कह देगा या उसका किसी और वे में जवाब दे देगा, ट्राई करेगा कि आंसर दे। ये 3 डोमेन्स आप स्टडी करते हो, अफेक्टिव डोमेन्स, साइकोमेट्रिक डोमेन्स एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता दे कि जो अभी आपने लैब्स के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये अभी जो सब्जेक्ट पढ़े हैं किस डोमेन में आएगा? स्टोइकोमेट्री, हेलो सीआर? फिर साइकोमोटर में। नहीं, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है ना, तो ये कॉग्निटिव डोमेन में आएगा, इसमें आप नहीं नॉलेज सर, पढ़ रहे आप हो। पूछ रहे थे लैब वाला, तो मैं लैब वाले की बता रही थी। अब ये आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसमें आप डिफरेंट लेवल्स हैं। एक में आप क्रिएट करते हो, उसके बाद फिर आप एवेल्युएट करते हो। अब क्रिएटिंग में क्या होता है, कैन अंडर स्टूडेंट्स क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट्स आर पॉइंट ऑफ व्यू। एवेल्यूटिंग में क्या होता है, आप एवेल्यूशन कर रहे होते हो, कैन द स्टूडेंट जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन। उसके बाद है आपके पास एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग में क्या है, आप एक स्टूडेंट जो है ना वो डिस्टिंग वर्क करता है डिफरेंट पार्ट्स के बाद। उसके बाद है अप्लाई, कैन द स्टूडेंट्स यूज द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, और एंड पे रिमेम्बरिंग। यानी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा था, आई थिंक मुझे वही याद है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। अब लैब में क्या है, इंस्ट्रक्टर आया, उसने आपको बताया कि आपने जो सोल्यूशन मोलर 10 मोलर सोल्यूशन बनाना है, जो भी कंसंट्रेशन उसका सोल्यूशन बनाना है, उसने बता दिया। उसके बाद वो ऐसे आपको सोल्यूशन बना के दिखा देता है, और अगले दिन आप आते हो खुद ही जो है ना वो सोल्यूशन बना, टीचर को के इंस्ट्रक्शन के बगैर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, बीकर उठाते हो, वाटर उठाते हो, जो भी आपके पास सोल्यूशन लिक्विड एसिड है या जो भी सोल्यूशन है वो उठाते हो, दोनों की मिक्सिंग करते हो आप। उसके बाद फिर आपने इसको एवेल्यूएशन की कि हाँ इतना सोल्यूशन बन गया। उसके बाद फिर आप एनालाइज करते हो, उसके रिजल्ट देखते हो कि उसकी जो आपकी टाइट्रेशन उसकी हुई या नहीं हुई। टाइट्रेशन के बाद फिर आप उसमें कोई इंडिकेटर ऐड कर देते हो, जैसे नफ्थलीन वगैरह है। उसके बाद फिर आप उसकी, ये आपकी फिर रूटीन बन जाती है, डेली आना है लैब में, बीकर्स उठाना है, उनको वॉश करना है, सेफ्टी आइटम्स का ख्याल रखते हुए। वॉशिंग के बाद सोल्यूशन उठाना है, मिक्सिंग करनी है, सोल्यूशन बनाना है। उसके बाद फिर रिजल्ट निकाल के जाके ट्यूटर को या इंस्ट्रक्टर को या लैब इंजीनियर को आपने जाके वो दे देनी है, टीचर को वो रीडिंग्स दे देने, सर मैंने ये कर ली। ये नहीं आपकी एक हैबिट बन जाए। अब ये डिफरेंट आपके पास अफेक्टिव डोमेन्स के ये डिफरेंट वो हैं, उसके लेवल्स हैं। एक आप रिसीव कर रहे होते हो, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो। मैंने पूछा है कि इज़ योर स्टोइकोमेट्री सब्जेक्ट लैब इन विच डोमेन्स, इट इज़ आइदर कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड के बाद आप वैल्यू देते हो, यानी आप उसमें क्या करते हो, एबिलिटी टू एसोसिएट personal and collective values with contextual experience and express value judgment। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हो, हाँ आप बताते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब अपने पास इस चीज़ को मेंटेन कर लेते हो कि हाँ ये जब भी इस तरह की लैब का जो भी सब्जेक्ट होगा तो वो साइकोमेट्रिक डोमेन्स में ही आएगा। इंटरनलाइज का ये है एबिलिटी टू आर्टिकुलेट वंस ओन वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम एंड ऑपरेट कंसिस्टेंटली विद देम, यानी आप हमेशा से उसको ये अपनी हैबिट बना देते हैं। ये है डिफरेंट साइकोमेट्रिक डोमेन्स के लेवल्स हैं। इसमें एक कॉपी करते हो फर्स्ट स्टेट में,
जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, लैब इंजीनियर ने कहा कि आपने रीडिंग्स लेनी है, आपने उसको देखना है, फिर मैनिपुलेट करते हो रीडिंग्स आप रिपीटेडली, फिर आप उसके बाद खुद कहते हो कि लैब इंजीनियर से कहते मैं खुद किसी इक्विपमेंट के ऊपर रीडिंग लेना चाहता हूँ। उसके बाद आप आर्टिकुलेट करते हो एबिलिटी टू अडैप्ट एग्जिस्टिंग साइकोमेट्रिक स्किल्स। उसके बाद आप इम्बॉडी का मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन इन एन ऑटोमेटिक, यानी आपकी ये हैबिट बन जाएगी, आप खुद ब खुद आओगे लैब में, मैनुअल्स पढ़ोगे, रीडिंग्स लोगे, इक्विपमेंट के ऊपर जाके उसको रन करोगे और रीडिंग्स लेना शुरू कर दोगे। ये आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके ऊपर उन्होंने ये डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी लेवल्स आपको बताए हुए हैं। रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, उसके बाद आपके पास अप्लाई है, एनालाइज है, एवेल्युएट है और क्रिएट है। ये आप साइकोमेट्रिक डोमेन्स, ये देखो, ये आप क्या कर रहे होते हो इसमें, आपकी ऐसा तो नहीं है ये जो आपके पास बीकर्स हैं या जो आपके पास पिपेट है उसको आप विदाउट टचिंग आप उसकी जो है ना वो सोल्यूशन बना सको, ऐसे पॉसिबल है? आपने अपने जो फिज़िकल स्किल्स हैं उनको यूज़ करेंगे, आपने अपने हाथ पे ग्लव्स पहन के पिपेट को उठाना है, सोल्यूशन को उस बीकर में रखना है, उसके बाद फिर रीडिंग्स लेनी है। जैसे ये है जस्ट लाइक कॉपिंग, ये इमिटेशन की एक एग्जांपल है। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट एक बच्चा जो है ना वो उसकी बिल्कुल कॉपी कर रहा है। ये अब ये डिफरेंट उसके फर्दर लेवल्स हैं। इफेक्टिव डोमेन्स ये हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी देखें इसमें डिफरेंट इमेजेस दिखाएंगे रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन्स। लेवल 1 में क्या है कि वो इसको रिसीव कर रहा होता है, लेवल यानी रिसीव करे के इंफॉर्मेशन क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन की मैंने, उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड करता है, देखो स्टूडेंट ने जवाब दिया हुआ है। उसके बाद क्या है लेवल 3 में वैल्यू, यानी उसने एक ऑर्गेनाइज वे में उसको वैल्यू दे रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी गोल्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, एट द एंड इंटरनलाइजिंग में क्या है, उसको कैन बी हैबिट्स ऑफ माइंड्स। अब ये आपके पास डिफरेंट पहले प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स होते हैं जिनको हम PLOs बोलते हैं, फिर कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं जिनको हम CLOs बोलते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारे POs बनाते हैं, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये हमारे डिफरेंट POs हैं। ये जैसे हमने केमिकल डिपार्टमेंट के ये क्या हैं, फर्स्ट PO के पार्टिसिपेट, कि जो भी स्टूडेंट है वो लर्निंग 4 साल की डिग्री के बाद जब वो जाए तो वो उसकी जब जैसे भी इंडस्ट्री में जॉब हो वो पार्टिसिपेट करे, जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीकल्चरल टीम्स वर्क हो रहे थे। ऐसा तो नहीं इंडस्ट्री में आप जाओगे, आपका एक ऑफिस है उस पर बैठना है और अपना एक फाइल है उसको अपडेट करके आ जाना है, नहीं, आपने वहाँ पे जितने भी टास्क होंगे आपके मैकेनिकल जॉब से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल जॉब से रिलेटेड, वो सारे सब में आपने पार्टिसिपेट करना है, आपने उनको बताना है, ट्रबल शूटिंग का बताना है, इश्यूज़ का बताना है और उनको सॉल्व करवाना है। सेकंड पे है इन्हेंस देयर टेक्निकल नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग्स सर्टिफिकेट्स, यानी आपकी जैसे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में भी आपकी ऐसे ट्रेनिंग्स होती हैं, फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग होती हैं, या आपकी जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह नए आते हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर फिर आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। थर्ड में है PO3 के इंटीग्रेट सोशो इकोनॉमिक एथिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, यानी आपने जो भी केमिकल इंजीनियरिंग में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इस्लामियत भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यानी रीडिंग्स कुछ भी शो हो रही हो वहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर या पैनल्स के ऊपर और आप रिपोर्ट में कुछ और लिख दो, तो ये आपकी एथिक्स की जो है ना उसको आप रूल्स को आप डिनाई कर रहे होते हो। अब ये आपके पास 12 PLOs हैं, ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किसी में 2 PLOs होंगे, किसी में 1 होगा, 3 होंगे, तो इनको आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे हर सब्जेक्ट में। ये डिफरेंट CLOs हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम्स। हियर एवरी कोर्स इंस्ट्रक्टर विल ऐड हिज और हर
PLOs and CLOs. Mapping also needs to be explained in reference to a specific learning. यानी आपको हर सब्जेक्ट के स्पेसिफाइड PLOs हैं और स्पेसिफाइड CLOs हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा OB सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी और ना होती। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अभी प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यार समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई है। क्या समझ आई है? सर ये आपने PLO CLO बताया है ना, कि हम इनको किधर यूज करते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं, अभी इसके मुझे बारे में आप आपने सर इन शॉर्ट बता दो कि कोई भी स्टूडेंट बता देना, लास्ट रोल नंबर्स में से बता दे कि OB सिस्टम को स्टडी करने का या इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या फ़ायदा है। हेलो, लास्ट रोल नंबर्स में से, लास्ट 10 रोल नंबर्स में से ये एडमिन जो एचआर डिपार्टमेंट है नीचे ही रिसेप्शन के दूसरों के सामने है एचआर डिपार्टमेंट। उन्हें बताएं कि रिसेप्शन में ना कि मैंने अपना वो लेना है अपॉइंटमेंट। हेलो, लास्ट 10 में जी से कोई भी सर। नहीं है? 31, 32, 33, 34, आई थिंक इनमें से एक मिसिंग था, 38, 39 और 40। आप लोग ऐड हो, मुझे जी चेक करना सर। पड़ेगा। आप में से एक मिनट में नाम ले लेता हूँ। मोहम्मद बिलाल ऐड है? आपको आवाज़ आ रही है बिलाल? बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। OB सिस्टम को स्टडी करने का क्या फ़ायदा है? व्हाई यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट? सर मैंने क्लास अभी 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 ज्वाइन किया। ठीक है। अली फारूक, कैन यू लिसन मी? अली फारूक, हसनैन जफर, कोई आवाज़ नहीं आ रही हसनैन आपको? हेलो हसनैन, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा सियार, आप बता दो। सर OB सिस्टम एक इस तरह है जिससे हमें किसी चीज की वो हो जाती है, हैबिट एक किस्म की हो जाती है। हैबिट नहीं जिस भाई, तरह आपने जिस तरह हैबिट सर आपने वो तो बताया एक था कि आपकी साइकोमेट्रिक डोमेन्स में उसके लेवल्स हैं। जो लास्ट लेवल है जी वो सर। उसको आप इन हैबिट्स में ले आते हो, यानी जो भी आप रीडिंग्स ले रहे जी होते हो, सर। कैलकुलेशंस कर रहे हो तो लैब में जाके तो आप उसको एक यूज टू हो जाता है ना उसके लिए। जब बंदा एक चीज़ रोज़ रीडिंग्स लेता है, इक्विपमेंट चलाता है, तो उसकी एक हैबिट बन जाती है। ओवरऑल OB जी सिस्टम की सर। मैं बात कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का क्या फ़ायदा है। सर इससे हम यही है कि और क्लोजली सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मतलब नहीं जिसका नहीं आपने नहीं अभी नहीं, बताया है। ऐसा नहीं है। आप में से कोई बता दे। अब्दुल अब्दुल रहमान, रोल नंबर 30। आपको आवाज़ आ रही है? उज़ैर मुदस्सिर, आवाज़ आ रही है? हेलो, चलो ठीक है, इसको आपने खुद कर लेना। अच्छा, अभी तक स्टूडेंट भी ऐड अभी तक नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन करें। उज़ैर, आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला नियाज़, हेलो अब्दुल्ला नियाज़, आप बता दो यार। OB सिस्टम, यस सर। OB यस सिस्टम सर, आ रही आवाज़। इसमें कितने लेवल्स हैं? OB सिस्टम में जो आप डोमेन्स डिफरेंट पढ़ते हो उसके कौन कौन से सर डोमेन्स हैं, उनके नाम बता दो। 3 लेवल्स हैं सर। 3 डोमेन्स हैं, ठीक है, कौन कौन जी से? सर। कॉग्निटिव है सर, साइको मोटर है और एक और तीसरी भी है। अफेक्टिव, ठीक है। अगर मैं कॉग्निटिव डोमेन्स की बात करूँ उसमें क्या आता है? सर उसमें थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हमने मैनुअल मेंटल, वर्क नहीं करते। हाँ मेंटल, ठीक है, ओके। और साइकोमेट्री में? सर उसमें फिजिकल वर्क अपने अपने हाथों वगैरह से काम करना होता है। फिजिकल और एक्शन, अफेक्टिव में सर हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। ये रोल नंबर, ये कौन है स्टूडेंट? रोल नंबर 1 है कि 2 है? आप बता दो क्या है अफेक्टिव डोमेन्स क्या है? सीआर ज़रा इनको बताओ।
शायद आवाज़ नहीं जा रही। सर आवाज़ आपकी आ रही है? मैं चैट बॉक्स में मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट इज चलो ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको ना असल में ये जो जूम सेशन है वो 40 मिनट्स का होता है, तो आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा पूरी क्लास को। कोड सेम रहेगा, ठीक है? जी सर। हाँ, ये सर ये यही आपको, लिंक दोबारा ओपन करना होगा? हाँ यही लिंक दोबारा open करना। PEOs क्या है? CR सर PEOs अभी हमने डिस्कस किया था ना, व्हाट आर PEOs, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या होते हैं? सर कौन से, याद नहीं है। बस महताब, आपको आवाज़ आ रही है? महताब, आप सब लेक्चर में ना अपनी कोशिश करें कि सबकी जो वीडियो है ना, वो वीडियो को ज़रा ऑन कर दिया करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सबको, बस बल्कि सब ने ही ऑफ किया हो। ऐसा ना हो कि ठीक है, अभी मैं दोबारा जूम सेशन कर रहा हूँ, उसको मीटिंग को शेड्यूल सबने रीज्वाइन करना है।